नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे बिलासपुर का। शहडोल में रेल हादसा हुआ है और इस वजह से बिलासपुर कटनी रेल खंड पर परिचालन बाधित हो रहा है। पीआरओ साकेत रंजन ने इस बारे में जानकारी साझा की है। सिग्नल ओवरशूट होने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, इस वजह से काफी बड़ा हादसा। लेकिन बड़ी बात यह कि अन्य ट्रेनों का आवागमन परिचालन इस पूरे मार्ग पर बाधित रहने वाला है। जब तक राहत बचाव कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक स्थिति सामान्य नहीं मानी जा सकती है। ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहडोल में पूरा रेल हादसा हुआ है। बिलासपुर कटनी रेल खंड पर यह हादसा और इस वजह से अन्य ट्रेनों का परिचालन यहां पर फिलहाल के लिए बाधित। हालांकि कोशिशें लगातार की जा रही हैं। राहत बचाव की टीम भी मौके पर मौजूद है। कार्य लगातार चल रहा है। करीब 4 से 5 ऐसे रेलकर्मी जो कि इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक लोको पायलट की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दोनों रेलगाड़ियां मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, इस वजह से भीषण आग भी यहां पर लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वही मार्ग है जहां बिलासपुर और कटनी की कनेक्टिविटी है। इस वजह से यहां ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, कौन से ऐसे रेल यात्रियां या ये कहे कि कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि इस हादसे की वजह से प्रभावित हो रही हैं? विनोद, देखिए, अगर हादसे की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से आसपास जो खासतौर पर बिलासपुर से कटनी की तरफ जाती हैं, उसमें शहडोल मेमू पैसेंजर भी है, एक्सप्रेस गाड़ियां भी हैं। इन तमाम गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है, जो कि घटना के बाद से अप डाउन और मिडिल जो ट्रेन ट्रैक होते हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और फिलहाल डीरेलमेंट की जो घटना हुई वो 15 वैगन पटरी से उतरे हुए हैं, उन्हें हटाने का काम जो है अब से कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा और ऐसे माना जा सकता है कि देर रात जो है लाइन क्लियर हो सकती है। और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले एक बुलेटिन जारी किया है ट्रेनों से संबंधित पीआरओ के द्वारा। उसमें करीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनों को प्रभावित होने की बात कही है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है और जो ट्रेनें चल रही है अभी ट्रैक पर हैं, उन्हें उन्हीं स्टेशन पर, उस पहले वाले स्टेशन पर रोकने के लिए कहा गया है। और मालगाड़ियां भी जो है उन जगहों पर रुकी हुई है, यानी काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है इस घटना के बाद से रेल यातायात। जी ठीक है, शुक्रिया आपको विनोद जानकारी के लिए। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में मंत्री उमेश पटेल बाल बच्चे हैं। काफिले में लगी फॉलो गार्ड की कार ने उनकी कार को टक्कर मारी। बिल्हा के भोजपुरी टोल प्लाजा के पहले यह हादसा हुआ है। घटना में मंत्री उमेश पटेल सुरक्षित है। हालांकि कुछ मामूली चोटें उनके सिर और पैर में जरूर आई हैं, लेकिन सुरक्षित है। रायपुर से नंदेली लौटते वक्त पूरा हादसा पेश आया। बिलासपुर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां काफिले में फॉलो गार्ड की गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। मंत्री उमेश पटेल इस गाड़ी में सवार थे, लेकिन इस सड़क हादसे में बाल बचे हैं मंत्री उमेश पटेल। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में एक शिक्षिका की दर्दनाक मौत हो गई है। स्कूल जाते समय यह हादसा हुआ। लाल खदान के पास की पूरी घटना है। खड़ी गाड़ी से बेकाबू स्कूटी टकरा गई। टीचर की इस घटना में मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर ही मौत हुई। आप समझ सकते हैं कितना भीषण हादसा होगा। दर्री घाट हाई स्कूल में टीचर पढ़ाती थी, शिक्षिका थी और तोरवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल का ये दृश्य, जहां पर तमाम लोग कोशिश कर रहे थे कि उनको अस्पताल में फौरन ले जाया जाए, लेकिन घटनास्थल पर ही शिक्षिका की जान चली गई। तो लाल खदान के पास का ये हादसा, खड़ी गाड़ी से बेकाबू स्कूटी टकरा गई। इस पूरे हादसे में टीचर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और आगे बात करेंगे भिलाई की, जहां अस्पताल परिसर में सांप निकल आया है। कोबरा सांप निकलने की वजह से आसपास में हड़कंप की स्थिति बनी। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर को यहां पर बुलाया गया और स्नेक कैचर ने कोबरा का रेस्क्यू किया है। भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल की पूरी घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रेस्क्यू से भी जुड़ी हुई। कोबरा निकलने की घटना अस्पताल परिसर में, भिलाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना और फौरन स्नेक कैचर को इसकी सूचना दी गई। और ये देखिए, रेस्क्यू की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोबरा का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
इधर नारायणपुर की बात करेंगे, जहां इस मार्ग को ओरछा तक जोड़ने वाले मार्ग को बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान निकल गए हैं और नक्सलियों ने शुक्रवार देर रात जगह जगह पर सड़क पर पेड़ और सड़क खोदकर इस मार्ग को बाधित करने का प्रयास किया था। साथ ही मोबाइल टावर में आगजनी की भी जानकारी सामने आई थी। तो बीडीएस, डीआरजी और डॉग स्क्वाड की टीम, साथ ही साथ जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग कर रही है। ड्रोन से भी निगरानी लगातार बनाए हुए हैं। जेसीबी के माध्यम से सड़क से पत्थर और पेड़ हटाते हुए ये पूरी टीम आगे बढ़ रही है। सुरक्षा बल के जवानों द्वारा 4 दिनों बाद मार्ग बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुबह सर्चिंग पर निकले जवानों ने नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए 5 किलो के आईईडी बम को भी डिफ्यूज किया है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, बीजापुर में कांग्रेस विधायक के काफिले पर हमले पर अब सियासत बढ़ती जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा है सरकार पर। इस घटना के बाद सरकार की पोल खुल गई है, कहना है अरुण साव का। इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। नक्सलवाद के मामले में सरकार झूठ बोलती है। सरकार और मुख्यमंत्री जी लगातार इस विषय पर बोलते रहे हैं, पर सरकार की पोल खुल गई है। जिस प्रकार से कल की घटना की जो जानकारी मिली है, वास्तविकता क्या है, कैसे हुआ है, ये सरकार जांच कराए और लोगों को पता चले कि क्या स्थिति है इस मामले में। पर इतना तो तय है, सरकार की पोल खुल गई है। सरकार लगातार इस विषय पे झूठ बोलती रही है। और अब जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता महेश गागड़ा का एक बड़ा बयान सामने आया है। विक्रम मंडावी पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने। नक्सली हमले के बाद मंडावी ने असंवेदनशीलता दिखाई। विधायक पर प्रोपेगेंडा रचने का आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। महेश गागड़ा, जो कि इस पूरी घटना को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर रहे थे, विक्रम मंडावी पर जमकर बरसे। ये काफिला में हमला होता है और काफिला निकल के विधायक जी निवास पहुंचता है। उसके बाद मैच खेलने जाते हैं और काफिला की जो जिस पे बताया जाता है कि हमला हुआ, वो टायर बदलती हुई और बेचारी जिला पंचायत सदस्य जंगल में टहलती दिखती है। तो विधायक उनको लेके कैरी करना भी उचित नहीं समझे। उसके बाद हमला हुआ। जिस तरह से पूरा प्रदेश में सरकार तक गृह मंत्री को बयान देना पड़ा कि कौन से मामले में देखने मिलता, गृह मंत्री जो बयान नहीं देते हैं, लेकिन आज गृह मंत्री जी को बयान देने आना पड़ा। इतना संवेदनशील मामला हुआ। उसके बाद विधायक घर से निकल के जाते हैं, सामने ग्राउंड में मैच खेलते दिखते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। अब संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं, इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मामला आपके पास अगर घटना हुआ आपके नाम से चल रहा है, आप थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाते हुए आप मैच खेलते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा जाहिर होता है कि फैब्रिकेटेड न्यूज़ था, या फिर ये कहा जाए कि जो क्षेत्र है, तमाम जो घटनाएं होती है, जो स्थितियां हैं, उसमें जले में नमक डालने का काम विधायक करना है। तो आपने सुना महेश गागड़ा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था। विक्रम मंडावी पर असंवेदनशील व्यवहार करने का आरोप, और साथ ही ये भी कहा है कि विधायक पर प्रोपेगेंडा रचने का अंदेशा है, क्योंकि इसे लेकर जब गृह मंत्री भी बयान दे चुके हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो उनकी तरफ से इस तरह से असंवेदनशील व्यवहार नहीं होना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं सियासत इस पूरे मसले पर बढ़ती जा रही है। और देख रहे हैं आप, दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसे लेकर क्या कुछ सियासी हलचल है, हम विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, उनका हम रुख करेंगे। ममता, एक ऐसा मसला जिसमें नक्सलियों के हमले की बात की गई, पहले काफी संवेदनशील पूरा मुद्दा, लेकिन अब इस पर सियासत बढ़ती जा रही है, क्या कुछ मायने इसके? देखिए, पहले बीजेपी नेताओं पर जब हमले हुए थे तो लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर थी, और कल विक्रम मंडावी के जो काफिले पर हमला हुआ उसके बाद में भी जो बीजेपी है वो सवाल उठा रही है। उनका कहना था कि एक तरफ जो है वो सरकार कह रही है कि नक्सलवाद जो है वो खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ कल जो हमले हुए उससे सरकार की के जो बयान है उसकी पोल खुल गई है। और उनका कहना है, अरुण साव का जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। तो अभी अगर हम बात करें तो कल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जो बयान आया था उस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है, और जाहिर तौर पर बीजेपी जिस तरीके का रुख अपना रही है वो इस मामले को लेकर आगे जो है इस मसले को आगे बढ़ाएगी ही। और उनका कहना है कि चूंकि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उसको काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है, और उसके बाद जो है इस पर जो है वो काफी सोचने की जरूरत है। और सरकार के जो दावे कर रहे हैं, सरकार जो
दावे कर रही है वो ठीक इसके उलट है। ये जो हमला है ये बताता है, ऐसा अरुण साव का कहना था। तो जाहिर तौर पर इस पर जो है वो कांग्रेस भी पलटवार करेगी और आने वाले समय में ये मसला और भी गरमाएगा। और विस्तार से समझ लेते हैं। ममता बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से धनंजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। और बड़ा प्रश्न बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव उठा रहे हैं, नक्सलवाद को लेकर सरकार झूठ बोल रही है, जवाब आपका इस पर। देखिए, सबसे पहले तो अरुण साव जी को प्रदेश की जनता को ये बताना चाहिए कि आज प्रदेश के 14 जिले अगर नक्सलवाद से प्रभावित हुए हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार दोषी है। क्योंकि जिस दक्षिण बस्तर के 4 विकासखंड तक नक्सलवाद था, वो नक्सलवाद प्रदेश के 14 जिलों तक पहुंचा। उसमें स्पष्ट समझ में आता है कि रमन सरकार की लापरवाही थी। और जो घटना कल हुई है, उस घटना के विषय में माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने वक्तव्य किया, उनका बयान सामने आ गया है। और सभी जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने आह्वान किया कि जो सुरक्षा में जो जवान लगे हैं। धनंजय जी, यही तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि इतना बड़ा मामला था कि गृह मंत्री को बयान देना पड़ा इसे लेकर, तो असंवेदनशील व्यवहार क्यों बढ़ता गया इस पर? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ ना, ये नक्सलवाद अगर छत्तीसगढ़ में पांव पसारा है, उसके लिए तो रमन सिंह भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। हमारी सरकार तो नक्सलवाद को खात्मे के लिए काम कर रही है, इसलिए नक्सलियों की बौखलाहट दिख रही है ना। और अरुण साव जी को तो केंद्र के जो आदेश है उसको देखना चाहिए। इसमें अति संवेदनशील क्षेत्र कोंडा गांव जो नक्सल प्रभावित था, उसे उस क्षेत्र से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि नक्सली गतिविधियों में प्रदेश में कमी आई है। और हम तो कह रहे हैं ना, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और लगातार हमारे सुरक्षाकर्मी, सरकार की नीतियां इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है और नक्सलियों की बौखलाहट दिख रही है। धनंजय जी, सवाल बीजेपी की तरफ से ये भी कि क्या इस पूरी घटना की जांच करवाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इस विषय में गृह मंत्री जी का जो बयान आया है और उसके बाद उसमें फैसला सरकार लेगी कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई है, किस प्रकार से लापरवाही हुई है, तो बिल्कुल सरकार उसका संज्ञान में लेगी। लेकिन भाई धनंजय जी, पूरा मसला यही है क्योंकि नक्सलियों की जब छत्तीसगढ़ में बात होती है, उसमें जब सियासत सामने आती है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिलते हैं। लेकिन अरुण साव जी, जिनको लगातार इस तरह से मुखर होकर बोलने के लिए जाना जाता है, अब एक बार फिर से नक्सलवाद की समस्या को लेकर कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है? हमारे लिए तो नक्सलवाद प्रदेश में पहले दिन से चुनौती है ना। हमने झीरम घाटी कांड में अपने पार्टी के प्रमुख लोगों को खोया है, सुरक्षा कर्मियों को खोया है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए चुनौती है। उसी चुनौती के चलते हम इस प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। पर अरुण साव जी जो जिसकी पार्टी वो झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों को बचा रही है, वो किस मुंह से नक्सलवाद पर चिंता जाहिर कर रहे हैं? ये तो इनका राजनीतिक चिंता है। अगर अरुण साव जी को वास्तविक प्रदेश के नक्सलवाद की चिंता होती तो झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों को बचाती नहीं भारतीय जनता पार्टी। और चलिए, जवाब इस पर हम ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। विक्रम मंडावी पर नक्सल के जो घटना का पूरा मामला सामने आया है, कांग्रेस की तरफ से आरोप अब ये है कि बीजेपी के समय में भी तो समस्या खड़ी हुई थी और हम तो निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब आपका। एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता कि किस बारे में क्या बयान देना है। ये देश का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, इस बारे में गंभीर होकर बयानबाजी करनी चाहिए। तो ये हमारे समय में और तुम्हारे समय में बात करती है, तो आपसे ही जवाब सुन लीजिए। आपके मुख्यमंत्री जी तत्काल में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वे विभिन्न मौकों में उन्होंने कहा था कि झीरम का सच मेरी जेब में है। 4.5 साल हो गया आपकी सरकार है, सच को अगर कोई आपसे नहीं ले रहा है तो कम से कम जनता के सामने उस सच को रख दीजिए ना। तो सच को रखते क्यों नहीं है? आप समझिए, ये देश के आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा मसला है और इसकी गंभीरता इस बात से समझिए कि स्वयं अमित शाह जी उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 2 दिन रहकर गए हैं। इस मामले को दोनों मिलकर ही निपटारा कर सकते हैं। बार बार हम कहते हैं कि कांग्रेस को बयानबाजी बंद करनी चाहिए नक्सलवाद पे, लेकिन आज तक ये नक्सल नीति तक नहीं बना पा रही। इनको भी समझना पड़ेगा कि भस्मासुर कभी किसी के नहीं होते, वे हर को नुकसान पहुंचाते हैं। इस आंतरिक सुरक्षा के मामले में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करे तभी खात्मा होगा। केंद्र सरकार बहुत गंभीर है, माननीय अमित शाह जी बहुत गंभीर है, जितने भी केंद्रीय बल से वो दे रहे हैं, वहां पे विकास के सारे संसाधन भेज रहे हैं। राजनीति से परे हटकर इस पर प्रयास करिए और याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भस्मासुर किसी के नहीं होते, ये इनको समझना पड़ेगा। चलिए, कुल मिलाकर आरोप अब दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं। शुक्रिया आपका अनुराग जी बातचीत के लिए। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता हमारे से लगातार जुड़ी हुई हैं, आगे भी इन पर चर्चा करेंगे खबरों को लेकर। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सीएम मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। गुड़ियारी में छत्तीसगढ़ महतारी चौक का लोकार्पण भी होना है। रायपुर पश्चिम विधानसभा को विकास कार्यों की सौगात देंगे। रायपुर में
नालंदा परिसर में मिलेट कैफे का भी लोकार्पण करना है और नंदन वन मार्ग में अटारी के दुर्गा मंदिर का दर्शन करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जरवाई में सीएनडी प्लांट का लोकार्पण उनके हाथों होगा। मोहबा बाजार से कोटा मार्ग के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुडियारी के सीएसईबी ग्राउंड में कई कार्यक्रम ऐसे जिनमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों को लेकर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ममता, कई सारे ऐसे कार्यक्रम जिनमें विकास कार्य की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं, साथ ही साथ भेंट मुलाकात, औचित्य इसका? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश भर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। अब रायपुर जिले में भेंट मुलाकात कर रहे हैं और पहले रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात की और आज रायपुर पश्चिम में भेंट मुलाकात करेंगे। ऐसे तो अलग अलग जो है उनके कार्यक्रम हैं। 12:30 बजे के करीबन अगर हम बात करें तो मिलेट कैफे का उद्घाटन करेंगे, जो नालंदा परिसर है। मिलेट कैफे का उद्घाटन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार लगातार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, काम कर रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी कह रहे थे कि केंद्र जो है वो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे ताकि जो सुदूर आदिवासी अंचलों में जहां पर जो है ये मिलेट्स की खासतौर पर अगर हम बात करें तो खेती होती है, तो वहां पर जो आदिवासी जो है उनको खासतौर पर लाभ होगा, आर्थिक स्थिति उनकी उन्नत होगी। दूसरी बात, अगर चाहे वो कोदो कुटकी की बात करें, चाहे रागी की बात करें, चाहे मड़िया की बात करें, तो इस तरह से। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो आज 1:30 बजे वो सीएसईबी ग्राउंड गुड़ियारी में जहां पर विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे ही, उसके साथ ही लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि राज्य सरकार की योजनाएं जो है वो रायपुर पश्चिम में पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, उन्हें लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, संपर्क साधने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार की जा रही है। शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज और कल कांग्रेस की संभागीय बैठक भी होने जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष बूथ कमेटी की गठन की समीक्षा करने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे रायपुर संभाग की बैठक होगी और कल दोपहर 12 बजे दुर्ग संभाग की बैठक ली जाएगी। बैठक में जिला, शहर, नगर, ब्लॉक के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। विधायक, जिला प्रभारी, पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और बूथ, सेक्टर, जोन कमेटी के गठन की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां गड़िया पहाड़ के जंगल में भीषण आग लग गई है। आए दिन जंगल में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं और वन्य प्राणियों को सबसे ज्यादा नुकसान से बचने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर वन्य प्राणी रुक कर रहे हैं। इस गर्मी के सीजन में अब तक 5वीं बार आग लगने की घटना सामने आ चुकी है, क्योंकि ये आंकड़े इस बार काफी चिंताजनक, क्योंकि वन विभाग की तरफ से भी एक्शन नहीं लिया जाता है, इसी वजह से लोग काफी परेशान हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जंगल में लगी आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से क्या कुछ इसे लेकर हो रहा है, सहयोगी खेम नारायण ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। खेम, क्या कुछ जमीनी हकीकत है इन तमाम आंकड़ों की, क्योंकि बताया यही जाता है कि वन विभाग की तरफ से एक्शन नहीं हो रहा है, इसी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। खेम। जी अवंतिका, आपको मैं बता दूं कि कांकेर शहर जो है आसपास पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, काफी जंगल है और गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना होती जरूर है, लेकिन इस बार जो घटना है वो आमतौर पर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। और शहर से लगा हुआ जो गड़िया पहाड़ है, गड़िया पहाड़ में इस बार लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वहां पर आग लगने की जो है घटना सामने आ रही है। और पहाड़ियों पर जो है कई प्रकार के वन्य प्राणी जो है रहते हैं जिनको नुकसान पहुंचता है और साथ ही जो पेड़ पौधे हैं वो भी जलकर खाक हो जाते हैं। और यहीं पर वन विभाग के अमला का यह कहना है कि उनके पास बहुत जरूरी कि वन विभाग इस ओर ध्यान दे। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।